नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सौम्या लॉ स्टडी में। और आप सभी को भारतीय संविधान दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज के दिवस की भारत में बड़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आज के दिन भारत का संविधान हमने अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और उसके कुछ प्रोविजंस जो है सेम आज ही के दिन लागू किए थे। तो इसलिए आज के दिवस की बहुत महत्ता है और आज हम पूरे भारत में संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं, लॉ डे के रूप में मना रहे हैं। तो इस मौके पर आज हमने आमंत्रित किया है, हमारे स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर विनोद कुमार सरोज सर। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। वेलकम सर। सर का मैं परिचय वैसे सर का परिचय बड़ा विशाल है, लेकिन संक्षिप्त शब्दों में मैं एक बार बताने का प्रयास करूंगा। सर संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज में एज एन हेड ऑफ डिपार्टमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत है। सर का लॉ ग्रेजुएशन आपके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हुआ है और आपने लॉ में मास्टर डिग्री सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से की है और आपने पीएचडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। तो सर का बड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी तीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस लिया है स्टडी का। सर जो है लॉ के कानून के जानकार है और आप पिछले कानून के क्षेत्र में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत है और सर का जो सब्जेक्ट रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट रहा है। इसलिए आज के दिवस पर हमने जो सर को आमंत्रित करना उचित समझा। तो सर का शोध कार्य में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। सर के अंडर में जो है 4-5 स्कॉलर भी पीएचडी कर रहे हैं और सर के कई शोध पत्र भी प्रकाशित हो चुके हैं। तो आज हम इस अवसर पर सर आपसे बात करेंगे संविधान के बारे में। और जैसा कि हम जानना चाहेंगे सर, संविधान होता क्या है सर? तो सबसे पहले सर सारे दर्शकों को और देशवासियों को हमारी तरफ से संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। सर जैसा कि आपका प्रश्न है कि संविधान क्या है, तो मैं बहुत सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में बताना चाहूँगा कि संविधान जो होता है एक ऐसा दस्तावेज है कि पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री का अपना ये दस्तावेज होता है, ये संविधान होता है जिससे वो कंट्री गवर्न होती है। दूसरे शब्दों में हमें कह सकते हैं कि मदर ऑफ ऑल लॉज, सारे कानूनों की जननी। इट मीन्स कि उस कंट्री के जो भी कानून होंगे, जो भी एक्ट होंगे, जो भी लॉज होंगे, उनका जन्म उस संविधान से होता है। जैसा कि किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री होती है तो हर कंट्री के गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो संविधान का क्या है कि ये तीनों के बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों के बीच में सामंजस्य बनाता है और ये तीनों ऑर्गन्स, गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स उस कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होते हैं। और फिर हम बात करते हैं, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो हम लोग तो लॉ फील्ड से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हर सिटीजन को, किसी भी फील्ड से बिलोंग करता हो, तो अपने संविधान के बारे में जानना चाहिए। तो जो लेमैन आदमी है, जो इस फील्ड से बिलोंग नहीं करता है, उसके लिए थोड़ा सा समझना इसको एक कठिन हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से समझ सकता है। किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को या किसी एक्ट को, वो तरीका होता है कि अगर आपको उसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझना है, थोड़े समय में समझना है,
तो उस कॉन्स्टिट्यूशन या उस एक्ट का के प्रियम्बल को आप जानें। तो अब हम बताना चाहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो प्रियम्बल, अगर आप प्रियम्बल को देखते हैं, प्रियम्बल को हम समझ जाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। कि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल की बात करते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने प्रियम्बल की स्टार्टिंग किया, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम इसको बताना चाहेंगे कि जो हम भारत के लोग, क्या हम इसको एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल एक रिजॉल्व है, संकल्प है। जैसे आप लोग जानते होंगे, जब हम कोई शुभ कार्य घर में स्टार्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो देखते होंगे आप लोग कि एक आदमी संकल्प लेता है, एक शपथ लेता है कि नहीं हमको इसको करना है। तो वैसे ही जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि हम इंडिया को कैसी कंट्री बनाना चाहते हैं और इंडियन सिटीजन्स को क्या देना चाहते हैं। तो बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों का संकल्प क्या है कि हम इंडिया को कैसी कंट्री बनाना चाह रहे हैं। और सेकंड संकल्प क्या है कि हम इंडियन सिटीजन को देना क्या चाह रहे हैं। तो हम बनाना क्या चाह रहे हैं, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। तो हम भारत के लोग भारत को एक सॉवरेन कंट्री, पहला वर्ड क्या आता है, सॉवरेन, हम इंडिया को एक सॉवरेन कंट्री बनाना चाहते हैं। सॉवरेन कंट्री मीन्स कि एक ऐसा देश, जो भी कंट्री सॉवरेन होगी, उसके इंटरनल मैटर्स में कोई भी फॉरेन कंट्री उसके इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर नहीं कर सकता है। जो सॉवरेन कंट्री होगी, किसी भी अपने पड़ोसी देश से, फॉरेन कंट्री से कोई ट्रीटी या मित्रता कर सकता है। सेकेंड बात आती है हम लोग कैसी कंट्री बनाना चाह रहे हैं। सेकेंड पॉइंट आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स होता है कि जो कंट्री सोशलिस्ट होगी, वहाँ की जो प्रोडक्शन ऑफ मीन्स होंगे, उस पर स्टेट का कंट्रोल होगा और ऐसी व्यवस्था उस कंट्री में होगी कि बर्थ टू डेथ उसको जो है, जो उसके लेवलीहुड के लिए जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करवाएगी। और हर व्यक्ति के, चाहे वो निचले तबके का हो या किसी वर्ग का हो, उसके लिविंग स्टैंडर्ड को गवर्नमेंट ऊपर ले जाने का प्रयास करेगी। उसके बाद बात आती है सेकुलरिज्म। तो हम भारत के लोग इंडिया को कैसी कंट्री बनाना चाहते हैं, सेकुलर कंट्री। सेकुलर कंट्री मीन्स कि जो कंट्री सेकुलर होगी, वहाँ का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। स्टेट जो है सभी लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेगा, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक। तो हम इंडिया को कैसी कंट्री बनाना चाहते हैं, नेक्स्ट प्रियम्बल में कहा गया डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक मीन्स कि एक ऐसी कंट्री जहाँ का जो शासन होगा, बी द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, वहाँ का जो शासन होगा वो जनता के हाथों में होगा, जनता के लिए होगा और जनता के द्वारा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिया को कैसी कंट्री बनाना चाहते हैं, रिपब्लिक मीन्स एक ऐसी कंट्री जहाँ का जो राष्ट्र का हेड होगा वो हायरार्की नहीं होगा, आनुवंशिक नहीं होगा, वो बाय इलेक्शन अपॉइंट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड रिजॉल्व की अपने। हम भारत के लोगों का दूसरा संकल्प क्या है, हम भारत के लोगों का दूसरा संकल्प है कि हम भारत के लोगों को, भारत के सिटीजन्स को क्या देना चाहते हैं, कि हम इंडियन सिटीजन को देना क्या चाह रहे हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। हम इस अपने संविधान के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से यहाँ के लोगों को जस्टिस देना चाहते हैं।
लिबर्टी देना चाहते हैं, इक्वलिटी प्रदान करना चाहते हैं। थर्ड रिजॉल्व, हम जब थर्ड रिजॉल्व की बात करते हैं तो है इनैक्टमेंट क्लाज। इनैक्टमेंट क्लाज मीन्स कि आज के ही दिन 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, जिस उपलक्ष्य में आज हम लोग आज ही के दिन एक कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर का बहुत अच्छा मतलब संविधान और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानने में हमारे सर का मतलब बहुत ही मतलब कम शब्दों में आप मतलब सार में मतलब गागर भरने सागर मतलब एक कम शब्दों में आपने जो है और सर का मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है वो एक रिजोल्यूशन है कि रिजोल्यूशन क्या होता है, एक संकल्प। तो जैसे कि लाया गया था हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रीएम्बल को अल्टरनेटिव रिजोल्यूशन के रूप में लाया गया था, है ना, जिसमें ऑब्जेक्टिव थे कि हम चाहते क्या है, और हमने जो लंबी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी वो ऑब्जेक्टिव जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट थर्ड और फोर्थ को हम देखेंगे तो उसी में वही चीज़ें आपको मिलेगी। तो सर का बहुत अच्छा रहा। हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। अब कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई है कि जो है न्यायपालिका के बीच में और आपके लेजिस्लेचर के बीच में कई बार जो है विरोधाभासी स्थिति देखने को मिली। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके सर अमेंडमेंट को लेके जब हम बात करते हैं तो हम जैसे फंडामेंटल राइट्स को हमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते या फिर हम ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते जो बेसिक स्ट्रक्चर को जो है ख़त्म करता हो, तो इस प्रकार का अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो इसके बारे में हम अमेंडमेंट को लेके केशवानंद भारती के केस को लेके कुछ आपसे जानना चाहेंगे सर। जी, तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात करते हैं तो 1973 में केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी कुछ इस केस में ही क्लियर हो गई थी। तो प्रश्न डिस्प्यूट जो है, मेन डिस्प्यूट इस केस से उत्पन्न हुआ था, उसमें ये प्रश्न आया कि जो लेजिस्लेचर की लिमिटेशन है अमेंडमेंट करने की अंडर आर्टिकल 368, उस पर प्रश्न आया कि उसकी क्या लिमिट होगी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन में इंक्लूडिंग प्रीएम्बल कहीं भी संशोधन कर सकती है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने केशवानंद भारती के केस में एक प्रिंसिपल प्रोपाउंड किया, वो था बेसिक स्ट्रक्चर। जैसा कि अभी ने कहा बेसिक स्ट्रक्चर, तो अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को समझ लें तो हमको लगता है कि आपके क्वेश्चन का समाधान हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी एक्चुअल में होती क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन कर दे, बट बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती। तो लेजिस्लेचर ने पूछा सुप्रीम कोर्ट से, जुडिशरी से, कि आप हमको बताएं कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो मैं इसको अपने शब्दों में बताना चाहता हूं कि बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स कि एक ऐसी बिल्डिंग जो किसी पिलर पे टिकी हुई हो, तो इसको हम अपने बहुत साधारण आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे ये कोई मकान है, कोई बिल्डिंग है, और हम इसको आपको दे दिए कि आप ठीक है, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, आप खिड़की निकाल के आप इधर लगा सकते हैं, दरवाजे इधर लगा सकते हैं, लेकिन आप इसमें ऐसा कोई अमेंडमेंट मत कीजिएगा जिससे कि छत नीचे आ जाए। तो वैसे ही इसमें पार्लियामेंट को ये पावर है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कुछ भी अमेंडमेंट कर सकता है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, आप खिड़की निकाल के, दरवाजे निकाल के कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ऐसा कोई अमेंडमेंट मत कीजिएगा कि उसका छत नीचे आ जाए। तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अमेंडमेंट कर लो, बट ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं जिससे कि जो संविधान जिस पर टिका हुआ है, संविधान की जो मूल भावना है, वो एकदम नष्ट हो जाए, वो नीचे आ जाए। तो लेजिस्लेचर ने पुनः क्वेश्चन किया कि आप जुडिशरी से, अपेक्स कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, कि
आप बताइए कि वो पिलर आपके क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता हूँ, जब हमारे सामने कोई मामला आएगा उसको मैं देखूंगा, तब मैं आपको बता सकता हूँ कि ये पिलर है या नहीं है। तो इस केस के द्वारा, इस केस में जो थ्योरी प्रोपाउंड की गई, उसने इस केस में के थ्योरी के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो पार्लियामेंट की अमेंडमेंट करने की पावर थी उस पर एक लगाम लगाई, एक रोक लगाई। और आज 1973 से अगर हम काउंट करते हैं तो नियर अबाउट लगभग 40-45 साल हो गए होंगे। तो तब से लेकर के आज तक में बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर हैं, जैसे आपके सेकुलरिज्म है, सॉवरेंटी है, सेकुलर है, जुडिशियल रिव्यू है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने काउंट करवाया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर हैं, आप इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। अब जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो जुडिशियल रिव्यू, तो फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप फंडामेंटल राइट में अगर कोई भी अमेंडमेंट करते हैं तो उसको हम जुडिशियल रिव्यू के दायरे में, अगर वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के में जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उन राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो उसको वाइड डिक्लेयर करेगा अंडर जुडिशियल रिव्यू। अब जो आर्टिकल 13 है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 13, 226, 32, 137, ये सारे आर्टिकल जो हैं जुडिशरी को पावर देते हैं, सशक्त करते हैं। जुडिशियल रिव्यू जो थ्योरी है इन आर्टिकल्स से जो है निकल के आती है और वो जुडिशरी को स्ट्रांग बनाती है। जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छा मतलब सर का आंसर रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सर ने बहुत ही मतलब साधारण शब्दों में और कम शब्दों में जो बेसिक स्ट्रक्चर को समझाया। सर से एक अंतिम मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जो है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 4A, जिसमें ड्यूटीज़ जो है डाली गई है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अगर इम्प्लीमेंट होने के बारे में सर आपका क्या कहना है सर, जो जानकारी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हम लोग राइट की बात करते हैं, नहीं हमको हमारे ये राइट हैं, हमारे इनके अगेंस्ट राइट है, आपके अगेंस्ट राइट है, इनके अगेंस्ट राइट है। लेकिन अगर हम लोग राइट की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमको ड्यूटी की बात करनी चाहिए। अगर हमारे राइट हैं तो किसी की ड्यूटी होगी, दोनों एक दूसरे के कोरिलेटिव होते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A ऐड किया गया। तो अगर हम जब भी राइट की बात करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी ड्यूटी की ही बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हमको राइट मिलने चाहिए, हमारी कोई ड्यूटी नहीं। जब भी हम राइट की बात करेंगे तो हमारे आज कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 आर्टिकल 51A में हमारी ड्यूटीज बताई गई हैं। 11 हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हैं। तो अगर हम लोग राइट की बात कर रहे हैं, अगर इन ड्यूटी की भी बात करें और इन ड्यूटी को हम लोग फॉलो करें तो हमको लगता है कि हमारे देश की लगभग 99% समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। और मैं कहना चाहूँगा कि जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, अभी हमने कुछ देर पहले बात किया था सेकुलरिज्म की, हमने बात किया था कि सेकुलरिज्म मीन्स हमारा कोई राष्ट्र धर्म नहीं है और स्टेट जो है सभी लोगों के साथ, सभी धर्मों के मानने वालों के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट करेगा। तो एक वर्ड मैं और मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर हमारा राष्ट्र धर्म नहीं है तो ये हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यही हमारे लिए एक होली बुक है। इसकी तुलना हम कर सकते हैं जैसे हम गीता, कुरान, बाइबल को एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं, वैसे ही एज ए इंडियन हमारे लिए ये एक पवित्र ग्रंथ है। और जैसे अन्य ग्रंथों की हमने बात किया वैसे ही हमारे लिए ये पूजनीय है। जी
सर बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही मतलब पॉजिटिव वे में आप देखिए, अगर आप अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम अपने भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमारे को जो है भारतीय संविधान को जो अक्षरन से पालन करना होगा। और भारतीय संविधान को पालन करने के लिए आपको ज़्यादा संविधान को उलझने की जरूरत है ही नहीं, आपको केवल फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करना है। आपके जो 11 मूल कर्तव्य हैं उनको आप फॉलो कीजिए, तो हमारा जो देश है ऑटोमेटिकली आगे प्रोग्रेस करेगा, जहां तक मैं समझता हूं। और सर का जो आज का बड़ा मैसेज आएगा कि जिस प्रकार से गीता, बाइबल और कुरान होता है, उसी प्रकार हमारा संविधान भी जो है एक पवित्र ग्रंथ है। इसलिए हमारे सभी को जो है संविधान के आदर्शों, आकांक्षाओं को पालन करना चाहिए। सर हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका आभारी रहेंगे। और जो है आप सभी से भी एक मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ड्यूटीज़ को तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक काम और करिएगा, हमारा जो सौम्या लॉ स्टडी, इसको आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक कानून की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।